प्राचीन समय की बात है। एक घने जंगल में एक नाग और उसकी प्रिय नागिन का जोड़ा रहता था। दोनों जीवन साथी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे और एक दूसरे का सम्मान करते थे। उनके जीवन में किसी भी प्रकार का अभाव नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी। वे दोनों सुखी और संतुष्ट जीवन जी रहे थे। वह नाग अत्यंत बुद्धिमान और चतुर था। वह अक्सर अपनी पत्नी नागिन को ज्ञानवर्धक बातें बताया करता था। एक दिन नागिन ने नाग से कहा, प्रिय, कोई ऐसी कहानी सुनाइए जो शिक्षाप्रद हो और जिसमें कुछ सीख हो। तब नाग ने कहा, हे प्रिय, आज मैं तुम्हें एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा सुनाता हूँ। यह कथा जो भी प्राणी ध्यान से सुनेगा वह कभी दुखी नहीं होगा और न ही उसे गरीबी का सामना करना पड़ेगा। नाग अपनी कथा शुरू करता है। वह कहता है, प्रिय, कुछ समय पहले की बात है। एक गांव में एक नाई रहता था। वह नाई बहुत गरीब था, लेकिन उसकी पत्नी समझदार और कुशाग्र बुद्धि वाली थी। दोनों मेहनत से अपना जीवन चलाते थे, लेकिन उनकी आय इतनी कम थी कि कभी कभी भोजन का भी अभाव हो जाता था। नाई की पत्नी हमेशा उसका हौसला बढ़ाती और हर कठिनाई में उसका साथ देती थी। वह जानती थी कि समस्याओं से निकलने के लिए केवल परिश्रम ही नहीं, बल्कि सूझबूझ और विवेक की भी आवश्यकता होती है। नाग आगे कहता है, प्रिय, एक दिन नाई को गांव के राजा के महल में काम करने का बुलावा आया। राजा ने उसे अपनी दाढ़ी बनाने के लिए बुलाया था। जब नाई महल पहुंचा तो उसने देखा कि राजा गहरी चिंता में डूबे हुए हैं। उनके चेहरे पर गंभीर सोच और बेचैनी साफ झलक रही थी। नाई ने सोचा कि यह राजा को प्रसन्न करने और खुद को सिद्ध करने का एक उत्तम अवसर हो सकता है। उसने साहस जुटाकर राजा से पूछा, महाराज, क्या आपको किसी बात की चिंता है? यदि मैं आपकी किसी प्रकार सहायता कर सकूं, तो यह मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। राजा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मेरे राज्य में कई समस्याएं चल रही हैं। चोरी बढ़ रही है और प्रजा मेरी नीतियों से संतुष्ट नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इन समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए। नाई ने राजा को सांत्वना देते हुए कहा, महाराज, हर समस्या का हल होता है। यदि आप अनुमति दें तो मैं और मेरी पत्नी आपकी इन परेशानियों का समाधान कर सकते हैं। नाग आगे कहता है, प्रिय, राजा ने हैरानी से नाई की ओर देखा और कहा, तुम्हारी पत्नी क्या कर सकती है? नाई ने गर्व से कहा, महाराज, मेरी पत्नी अत्यंत कुशाग्र और बुद्धिमान है। वह निश्चित रूप से आपके लिए समाधान प्रस्तुत कर सकती है। राजा ने नाई की बात मान ली और उसे अगले दिन अपनी पत्नी के साथ आने का आदेश दिया। नाई घर लौटकर अपनी पत्नी को सारा वृत्तांत सुनाया। उसकी पत्नी ने गहन विचार करने के बाद कहा, यह एक उत्तम अवसर है। हम राजा की मदद करेंगे और यदि हमारी योजना सफल हुई तो राजा हमें इनाम अवश्य देगा। अगले दिन नाई और उसकी पत्नी राजा के दरबार में पहुंचे। नाई की पत्नी ने राजा से कहा, महाराज, मैं आपकी समस्याओं का समाधान कर सकती हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ा समय और कुछ नियमों का पालन करना होगा। राजा ने सहमति जताई और कहा, तुम्हें जितना समय चाहिए ले लो। नाग आगे कहता है, प्रिय, नाई की पत्नी ने सबसे पहले कर चोरी की समस्या पर ध्यान केंद्रित किया। उसने राजा को सुझाव दिया, महाराज, हमें सबसे पहले प्रजा से मिलकर उनकी कठिनाइयों को समझना होगा। कई बार लोग कर इसलिए नहीं चुकाते क्योंकि उन्हें शासन से कोई लाभ नहीं मिलता या फिर कर की दरें बहुत अधिक होती हैं। राजा ने नाई की पत्नी के सुझाव पर अमल किया और प्रजा के साथ संवाद शुरू किया। कुछ ही दिनों में उन्हें समझ आ गया कि कर की दरें अत्यधिक थीं और इसी कारण लोग कर चोरी कर रहे थे। नाई की पत्नी ने राजा को सलाह दी कि कर की दरें घटाई जाएं और कर संग्रहण की प्रक्रिया को सरल बनाया जाए। राजा ने यह सलाह मान ली। जल्द ही कर चोरी में भारी कमी आई और राज्य का खजाना पुनः समृद्ध होने लगा।
नाग आगे कहता है, प्रिय, अब बारी थी जनता की नीतियों से असंतोष की समस्या की। नाई की पत्नी ने राजा से कहा, महाराज, आपको स्वयं जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझना होगा। यदि आप केवल दरबार में बैठकर शासन करेंगे तो प्रजा आपसे दूर हो जाएगी। राजा ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया और स्वयं गांव-गांव जाकर लोगों से मिलने लगा। उन्हें जानकारी मिली कि राज्य के कई क्षेत्रों में जल की कमी है और किसान अपनी फसलों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। नाई की पत्नी ने राजा को सुझाव दिया कि गांवों में नहरें बनाई जाएं और तालाबों की सफाई कराई जाए। राजा ने तत्काल यह आदेश जारी कर दिया। कुछ ही महीनों में किसान खुशहाल हो गए और फसलों का उत्पादन बढ़ने लगा। नाग आगे कहता है, प्रिय, राजा नाई की पत्नी की बुद्धिमानी और परामर्श से बहुत प्रभावित हुआ। उसने नाई और उसकी पत्नी को दरबार में बुलाया और कहा, तुम्हारी समझदारी ने मेरे राज्य को समस्याओं से मुक्त कर दिया है। मैं तुम्हें एक पुरस्कार देना चाहता हूँ। नाई की पत्नी ने विनम्रता से कहा, महाराज, हमारा कर्तव्य था आपकी सहायता करना। अगर आप हमें कुछ देना ही चाहते हैं तो कृपया हमारे गांव में एक विद्यालय बनवाएं ताकि वहां के बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकें। राजा ने नाई की पत्नी की इच्छा पूरी की और गांव में एक बड़ा विद्यालय बनवाया। अब नाई और उसकी पत्नी सुखमय जीवन जी रहे थे। लेकिन प्रिय, कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। गांव में उनकी चतुराई की चर्चा धीरे धीरे दूर दूर तक फैलने लगी। हर कोई उनकी समझदारी की सराहना करता था, लेकिन कुछ लोग उनकी सफलता से जलन भी महसूस करने लगे। नाग आगे कहता है, प्रिय, राजा के दरबार में कुछ दरबारी थे जो नाई और उसकी पत्नी से ईर्ष्या करने लगे। उन्हें यह बिल्कुल पसंद नहीं आया कि एक गरीब नाई और उसकी पत्नी राजा के इतने नजदीक आ गए हैं। उन्होंने मिलकर एक साजिश रची कि कैसे नाई और उसकी पत्नी को राजा की नजरों में गिराया जाए। दरबार में एक दरबारी जो राजा का सबसे करीबी सलाहकार था, उसने राजा से कहा, महाराज, नाई और उसकी पत्नी की समझदारी पर हमें शक है। मुझे नहीं लगता कि उनकी सलाह इतनी प्रभावी थी। हमें लगता है कि उन्होंने आपकी समस्याओं का समाधान केवल संयोग से किया था। हो सकता है कि वे किसी चालाकी में शामिल हों। नाग आगे कहता है, प्रिय, राजा को पहले तो इस पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे दरबारियों ने उसके मन में संदेह पैदा कर दिया। उन्होंने राजा को सुझाव दिया कि नाई की पत्नी की असली चतुराई को परखने के लिए उसे एक कठिन परीक्षा दी जाए। राजा ने दरबारियों की बात मान ली और नाई और उसकी पत्नी को दरबार में बुलाया। जब वे दरबार में पहुंचे तो राजा ने गंभीर स्वर में कहा, मैंने तुम्हारी समझदारी और चतुराई की कई बार सराहना की है, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि तुम मेरी एक और समस्या का समाधान करो। यह समस्या पहले से कहीं अधिक कठिन है। अगर तुम इसका समाधान कर पाई तो मैं तुम्हें और तुम्हारे पति को अपना प्रमुख सलाहकार बना दूंगा। नाई की पत्नी ने आत्मविश्वास से कहा, महाराज, मैं आपकी हर समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करूंगी। कृपया बताइए, समस्या क्या है? राजा ने गहरी सांस ली और कहा, मेरे राज्य में एक ऐसी रहस्यमय जगह है जिसे कोई देख नहीं सकता और वहां से मुझे ऐसी अनोखी वस्तु चाहिए जिसे न तो किसी ने देखा हो और न ही किसी ने छुआ हो। यदि तुम यह असंभव काम कर सको तो मैं तुम्हें बड़ा पुरस्कार दूंगा। नाग आगे कहता है, प्रिय, राजा की बात सुनकर दरबारियों के चेहरों पर चालाक मुस्कान आ गई। उन्होंने सोचा, अब नाई और उसकी पत्नी की चतुराई का सत्य सामने आ जाएगा, क्योंकि यह काम किसी के बस का नहीं है। नाई की पत्नी ने थोड़ी देर गंभीरता से विचार किया और फिर राजा की ओर देखकर कहा, महाराज, मैं आपकी चुनौती स्वीकार करती हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे 3 दिन का समय चाहिए। राजा ने उसकी बात मान ली और 3 दिन का समय दे दिया। घर लौटते समय नाई के चेहरे पर चिंता स्पष्ट दिखाई दे रही थी।
उसने अपनी पत्नी से कहा, यह काम असंभव है। ऐसी जगह और ऐसी वस्तु के बारे में सोचना जिसे न देखा जा सके और न छुआ जा सके, मेरे लिए भी कल्पना करना मुश्किल है। लेकिन उसकी पत्नी आत्मविश्वास से भरी थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैंने पहले ही एक योजना तैयार कर ली है। हमें केवल धैर्य और समझदारी से काम लेना है। नाग आगे कहता है, प्रिय, अगले 3 दिनों तक नाई की पत्नी अपनी योजना पर काम करती रही। तीसरे दिन सुबह वह तैयार होकर दरबार में पहुंची। राजा और दरबारियों ने उत्सुकता और जिज्ञासा से उसका इंतजार किया। हर कोई यह देखना चाहता था कि वह इस चुनौती का सामना कैसे करेगी। राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या तुम वह वस्तु लेकर आई हो जिसे न देखा जा सकता है और न छुआ जा सकता है? नाई की पत्नी ने आत्मविश्वास से भरे शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, आपकी समस्या का समाधान मेरे पास है। मैं आपके लिए एक ऐसी वस्तु लेकर आई हूँ जिसे न कोई देख सकता है और न कोई छू सकता है। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी उसकी चतुराई और आत्मविश्वास से प्रभावित हो गए। अब हर किसी को यह जानने की उत्सुकता थी कि वह कौन सी वस्तु है। नाई की पत्नी ने उत्तर दिया, महाराज, वह वस्तु है विचार। विचार को न कोई देख सकता है और न कोई छू सकता है, लेकिन यह संसार की सबसे शक्तिशाली चीज है। विचार ही वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना देती है। नाग आगे कहता है, प्रिय, राजा कुछ पल के लिए चुप हो गए। फिर उन्होंने जोर से हंसते हुए कहा, तुमने सही कहा। विचार वाकई एक ऐसी चीज है जिसे कोई देख नहीं सकता और न छू सकता है, लेकिन इसका प्रभाव अनमोल होता है। तुम्हारी चतुराई ने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम कितनी समझदार हो। दरबारियों की साजिश नाकाम हो गई और नाई की पत्नी की समझदारी ने उसे और भी अधिक सम्मान दिलाया। राजा ने नाई और उसकी पत्नी को अपना मुख्य सलाहकार बना लिया। अब वे न केवल राजा के प्रिय थे, बल्कि उनकी सलाह और नीतियों से राज्य समृद्ध और खुशहाल हो गया था। नाग आगे कहता है, प्रिय, उनकी बुद्धिमानी और समर्पण की कहानियां पूरे राज्य में फैल चुकी थीं। राजा हर महत्वपूर्ण निर्णय के लिए उन्हें बुलाता और उनकी राय लेता। हालांकि यह कुछ पुराने दरबारियों को सहन नहीं हो रहा था। उन्हें यह खटक रहा था कि एक साधारण नाई और उसकी पत्नी इतने उच्च पद पर कैसे पहुंच गए। दरबार के मुख्यमंत्री, जो दरबारियों का प्रमुख था, नाई और उसकी पत्नी से सबसे अधिक जलन महसूस करता था। उसने एक बड़ी साजिश रची। एक दिन उसने बाकी दरबारियों से कहा, नाई और उसकी पत्नी अब हमारे लिए और भी बड़ा खतरा बन गए हैं। अगर वे इसी तरह राजा के प्रिय बने रहे तो वह दिन दूर नहीं जब वे हमारे पदों पर भी कब्जा कर लेंगे। हमें अब ऐसी योजना बनानी होगी जिससे राजा को उन पर हमेशा के लिए संदेह हो जाए और वे दरबार से बाहर हो जाएं। नाग आगे कहता है, प्रिय, सभी दरबारी इस योजना से सहमत हुए और एक नई चाल की रूपरेखा तैयार की। उन्होंने तय किया कि वे नाई की पत्नी के खिलाफ राजा के मन में बड़ा शक पैदा करेंगे। कुछ दिनों बाद दरबारियों ने राजा के पास जाकर कहा, महाराज, हमें एक गंभीर बात पता चली है। हमें लगता है कि नाई की पत्नी आपके खिलाफ साजिश कर रही है। वह अपनी चतुराई का इस्तेमाल सिर्फ आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए नहीं, बल्कि आपके खिलाफ षड्यंत्र रचने के लिए कर रही है। राजा यह सुनकर चौंक गए। उन्होंने दरबारियों की बातों पर यकीन तो नहीं किया, लेकिन शक का बीज उनके मन में रोपित हो गया। दरबारियों ने उनकी शंका को और बढ़ाने की कोशिश की। वे बोले, महाराज, वह इतनी चालाक है कि आपको धोखा दे सकती है। अगर आप हमारी बात पर विश्वास नहीं करते तो आप उसे एक अंतिम परीक्षा दे सकते हैं।
यदि वह इस परीक्षा में विफल हो गई तो इसका मतलब होगा कि वह सचमुच एक धोखेबाज है। नाग आगे कहता है, प्रिय राजा ने कुछ देर विचार किया और तय किया कि नाई की पत्नी को एक और कठिन परीक्षा दी जाए। उन्होंने सोचा कि इससे सच्चाई सामने आ जाएगी। अगले दिन राजा ने नाई और उसकी पत्नी को दरबार में बुलाया। इस बार राजा के चेहरे पर गंभीरता थी और दरबारी अपनी साजिश की सफलता की उम्मीद में खुशी से मुस्कुरा रहे थे। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, तुमने अब तक मेरी कई समस्याओं का समाधान किया है। मैं तुम्हारी चतुराई और समर्पण की प्रशंसा करता हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हें एक अंतिम परीक्षा देना चाहता हूँ। अगर तुम इस परीक्षा में सफल हो गई तो मैं तुम्हें राज्य का सबसे ऊंचा सम्मान दूंगा। लेकिन अगर तुम असफल हो गई तो तुम्हें और तुम्हारे पति को यह दरबार छोड़ना होगा। नाई की पत्नी ने राजा की ओर देखा और बिना घबराए विनम्रता से कहा, महाराज, मुझे आप पर और अपनी समझदारी पर पूरा विश्वास है। मैं आपकी हर परीक्षा के लिए तैयार हूँ। कृपया बताइए मुझे क्या करना होगा। नाग आगे कहता है, प्रिय राजा ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें 7 दिन के भीतर मेरे राज्य के सबसे दुर्लभ और अनमोल खजाने को ढूंढकर लाना होगा। वह खजाना ऐसा होना चाहिए जिसे कोई छू न सके, लेकिन वह हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हो। अगर तुम वह खजाना लाकर दिखा सको तो तुम इस परीक्षा में सफल मानी जाओगी। यह सुनकर दरबारियों को लगा कि इस बार नाई की पत्नी असफल हो जाएगी, क्योंकि ऐसा खजाना ढूंढना असंभव था। वे अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे थे, सोचते हुए कि अब नाई और उसकी पत्नी की चतुराई सामने आ जाएगी। लेकिन नाई की पत्नी हमेशा की तरह शांत और संयमित थी। उसने राजा से कहा, महाराज, मुझे कुछ समय चाहिए और मैं आपकी यह परीक्षा पूरी करूंगी। नाग आगे कहता है, प्रिय नाई की पत्नी ने कई दिन सोचा, लेकिन कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिल पा रहा था। नाई भी चिंतित था। वह अपनी पत्नी को परेशान देख रहा था, लेकिन उसकी पत्नी ने उसे शांत किया और कहा, धैर्य रखो, मेरे पास समाधान होगा। मैं सही समय पर सही उत्तर के साथ लौटूंगी। 7वें दिन नाई की पत्नी दरबार में पहुंची। राजा और सभी दरबारी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि अब वह क्या उत्तर देगी। दरबार में एक गहरी चुप्पी थी। सभी की निगाहें उस पर थीं। नाई की पत्नी ने दरबार में प्रवेश किया, हाथ जोड़कर राजा के सामने खड़ी हुई और कहा, महाराज, आपके द्वारा मांगा गया खजाना मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। वह खजाना समय है। समय से अधिक दुर्लभ, अनमोल और महत्वपूर्ण कोई चीज नहीं है। समय को कोई छू नहीं सकता, लेकिन यह हमारे जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। समय ही हमें सुख और दुख दोनों का अनुभव कराता है और सही समय पर लिए गए निर्णय हमारे जीवन को बदल सकते हैं। नाग आगे कहता है, प्रिय राजा उसकी बात सुनकर चकित रह गए। दरबार में एक गहरी चुप्पी थी। सभी दरबारी स्तब्ध थे। राजा ने कुछ देर विचार किया और कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा। समय ही वह खजाना है जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन यह हमारे जीवन का सबसे अहम हिस्सा है। तुमने इस कठिन परीक्षा को सफलता से पार किया और मुझे यह समझाने में मदद की कि सबसे मूल्यवान खजाना समय ही है। राजा ने अपनी आंखों में सराहना की झलक के साथ कहा, मैं अब पूरी तरह से समझ चुका हूँ। तुमने यह साबित कर दिया कि तुम सिर्फ एक समझदार और बुद्धिमान सलाहकार नहीं हो, बल्कि तुम मेरे राज्य की असली रक्षक हो। राजा ने दरबारियों की साजिश को भांप लिया और उन्हें कड़ी सजा दी। वे सभी दरबार से निष्कासित कर दिए गए। नाग आगे कहता है, प्रिय नाई और उसकी पत्नी को राज्य का सर्वोच्च सम्मान मिला और राजा ने उन्हें अपना मुख्य सलाहकार बना लिया। अब राज्य का प्रशासन और प्रबंधन उनके हाथों में था। राजा ने उनसे कहा,
आप दोनों मेरी निष्ठा और विश्वास के पात्र हो। मैं अब हर कठिन मुद्दे पर आपकी राय लूंगा, क्योंकि आपने मेरे राज्य को समृद्धि और शांति का रास्ता दिखाया है। नाग आगे कहता है, प्रिय दरबारियों के निष्कासन के बाद नाई और उसकी पत्नी की प्रसिद्धि और बढ़ गई। पूरे राज्य में उनकी समझदारी और बुद्धिमानी के किस्से लोग बयां करने लगे। अब राजा पूरी तरह से उन पर भरोसा करने लगा था और हर बड़ी समस्या के समाधान के लिए उनसे सलाह लिया करता था। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। जैसे ही नाई और उसकी पत्नी ने सत्ता में अपने कदम जमाए, वैसे ही नई चुनौतियां सामने आनी शुरू हो गईं। पड़ोसी राज्य का राजा, जो हमेशा से इस राज्य की संपत्ति और समृद्धि पर नजर रखता था, अब हमला करने की योजना बना रहा था। वह सोचता था कि अगर वह इस राज्य को जीत लेता है तो उसकी सत्ता और भी मजबूत हो जाएगी। नाग आगे कहता है, प्रिय, एक दिन पड़ोसी राज्य से एक संदेश आया जिसमें युद्ध की धमकी दी गई थी। उसने कहा, अगर तुम्हारा राज्य मेरी शर्तें नहीं मानता तो मैं तुम्हारे राज्य पर आक्रमण कर दूंगा और उसे नष्ट कर दूंगा। राजा ने यह संदेश सुनते ही तुरंत अपने दरबारियों और नाई की पत्नी को बुलाया। वह बहुत चिंतित था और बोला, हमारे राज्य की शांति अब खतरे में है। पड़ोसी राज्य के राजा ने युद्ध की धमकी दी है। मैं नहीं चाहता कि हमारे लोग युद्ध के कारण कष्ट भोगें। हमें इस समस्या का समाधान शांति से निकालना होगा। नाई की पत्नी कुछ देर तक गहरे विचारों में खोई रही, फिर बोली, महाराज, युद्ध कभी भी सही समाधान नहीं होता। हमें पहले इस मुद्दे को शांति से हल करने की कोशिश करनी चाहिए। यदि हम युद्ध में उलझे तो न केवल हमारे लोग कष्ट भोगेंगे, बल्कि हमारे राज्य की समृद्धि भी खतरे में पड़ जाएगी। हमें इस समस्या का हल समझदारी से निकालना होगा और मुझे यकीन है कि हम इसका समाधान निकाल लेंगे। नाग आगे कहता है, प्रिय, राजा ने नाई की पत्नी की बातों पर ध्यान दिया और माना कि युद्ध को अंतिम विकल्प के रूप में ही अपनाया जाना चाहिए। उसने नाई की पत्नी से कहा, तुम सही कहती हो। अब हम सब मिलकर इस समस्या का शांतिपूर्ण समाधान निकालेंगे। लेकिन प्रिय, राज्य के सभी मुद्दों का हल निकालने की सोच ने नाई की पत्नी को इस अहंकार में डाल दिया कि वह अकेली ही सब कुछ कर सकती है और उसे किसी की मदद की आवश्यकता नहीं है। उसने राजा की सलाह को नजरअंदाज कर दिया और निर्णय लिया कि वह अपने फैसले खुद लेगी। यह सोच उसे और भी आत्मविश्वास दे रही थी, क्योंकि अब उसे लगता था कि उसकी चतुराई ही सबसे सही रास्ता है। नाग आगे कहता है, प्रिय, नाई की पत्नी का यह बढ़ता हुआ अहंकार धीरे धीरे उसे अपने पति से भी दूर कर रहा था। पहले वह अपने पति से हर फैसले पर सलाह लिया करती थी, लेकिन अब उसने उसे अपने विचारों में शामिल करना छोड़ दिया। नाई भी इस बदलाव को महसूस कर रहा था, लेकिन वह अपनी पत्नी से कुछ कह नहीं पा रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसकी पत्नी इतनी आत्मनिर्भर और चतुर बन गई है कि उसे अब किसी की मदद या सलाह की जरूरत नहीं लगती। एक दिन नाई ने अपनी पत्नी से कहा, तुम्हारी चतुराई की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन हमें एक दूसरे की सलाह लेकर ही सही फैसले लेने चाहिए। हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए, तभी हम सही निर्णय ले सकते हैं। इससे हमारी योजना और भी मजबूत होगी। लेकिन नाई की पत्नी ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया और आक्रामक स्वर में कहा, मैंने हमेशा सही फैसले लिए हैं और अब मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि क्या सही है और क्या गलत। नाग आगे कहता है, प्रिय, कुछ दिनों बाद राजा के दरबार में एक गंभीर मुद्दा उठ खड़ा हुआ। राज्य में पानी की कमी हो रही थी और सभी गांवों में सूखा पड़ने की संभावना थी। यह समस्या राज्य की पूरी व्यवस्था के लिए खतरे की घंटी बन चुकी थी। राजा ने नाई की पत्नी को इस समस्या का समाधान ढूंढने की जिम्मेदारी दी, क्योंकि वह अब राज्य के प्रमुख सलाहकार के रूप में जानी जाती थी।
नाई की पत्नी ने अपने अहंकार में आकर सोचा कि वह अकेले ही इस समस्या का हल निकाल लेगी। उसे यह विश्वास था कि उसकी चतुराई से ही यह संकट हल हो सकता है। हालांकि बाकी दरबारी और विशेषज्ञ उसे सलाह दे रहे थे कि इस मामले में राज्य के विशेषज्ञों और जलवायु वैज्ञानिकों की मदद ली जानी चाहिए। वे सभी चाहते थे कि इस समस्या का समाधान सामूहिक प्रयास से निकाला जाए, लेकिन नाई की पत्नी ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया और अपनी योजना पर पूरी तरह से विश्वास करते हुए उसे लागू करने का निर्णय लिया। नाग आगे कहता है, प्रिय, उसने बिना पूरी जांच पड़ताल किए और विशेषज्ञों से सलाह लिए बिना राज्य के एक हिस्से में नई नहर बनाने का आदेश दे दिया। उसने सोचा कि यह योजना निश्चित रूप से सफल होगी, क्योंकि उसकी बुद्धिमानी में कोई कमी नहीं थी। उसकी यह योजना बिना किसी सही मूल्यांकन के शुरू हो गई, लेकिन उसने इस बात का ध्यान नहीं दिया कि उस इलाके में पहले से ही पानी के स्रोत कमजोर थे और नई नहर खोदने से वहां की जमीन और अधिक बंजर हो सकती थी। नाई की पत्नी की यह योजना बुरी तरह असफल हो गई। नई नहर से न केवल पानी की समस्या हल नहीं हुई, बल्कि वहां के लोग और भी संकट में पड़ गए। उनकी फसलें नष्ट हो गईं और कई गांवों में पानी की और भी अधिक कमी हो गई। इसके परिणामस्वरूप राज्य में हाहाकार मच गया और लोगों के बीच असंतोष फैल गया। नाग आगे कहता है, प्रिय, राजा को जब यह खबर मिली तो वह अत्यंत नाराज हुआ। उसने तुरंत नाई की पत्नी को दरबार में बुलवाकर उसके सामने खड़ा कर दिया और गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारी चतुराई की मैंने हमेशा सराहना की है, लेकिन इस बार तुम्हारा अहंकार तुम पर हावी हो गया। अगर तुमने अपने पति और दरबारियों की सलाह ली होती तो शायद यह समस्या इतनी बड़ी न बनती। अब हमारे राज्य के लोग कष्ट में हैं और उन्हें तुमसे उम्मीदें थीं। राजा की बातें सुनकर नाई की पत्नी का चेहरा उतर गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने समझा कि अकेली चतुराई ही पर्याप्त नहीं होती, बल्कि दूसरों की सलाह और सहयोग भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उसका अहंकार उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया था और अब उसे अपनी गलतियों का पछतावा हो रहा था। नाग आगे कहता है, प्रिय, नाई की पत्नी ने राजा के सामने सिर झुकाकर माफी मांगी और कहा, महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने अपनी चतुराई पर इतना भरोसा कर लिया कि दूसरों की सलाह को नजरअंदाज कर दिया। मैं समझ गई हूँ कि बिना परामर्श और सहयोग के कोई भी निर्णय सही नहीं हो सकता। मुझे इस परिणाम का डर नहीं था, लेकिन अब मुझे यह एहसास हो गया कि टीमवर्क और सही दिशा में सहयोग ही सफलता का रास्ता है। मैं आपसे और राज्य के सभी लोगों से क्षमा चाहती हूँ। राजा ने उसकी माफी स्वीकार की, लेकिन उसे चेतावनी दी कि भविष्य में किसी भी निर्णय से पहले परामर्श और पूरी जांच पड़ताल करना जरूरी है। उन्होंने कहा, तुम्हें समझना होगा कि हर समस्या का हल अकेले नहीं निकाला जा सकता। एक अच्छा नेतृत्व हमेशा अपने साथियों की सलाह और अनुभव का आदान प्रदान करता है। नाग आगे कहता है, प्रिय, नाई की पत्नी ने राजा से माफी प्राप्त करने के बाद अपने पति से भी माफी मांगी। वह मानती थी कि उसने अपने पति की सलाह और अनुभव को नजरअंदाज किया था। उसने वादा किया कि अब वह हर फैसले में उसकी सलाह लेगी। नाई की पत्नी ने अपनी गलतियों से सीख ली और अब वह पहले से भी अधिक समझदार और विनम्र हो गई। उसने अपने अहंकार को छोड़कर सहयोग और सलाह के महत्व को समझा। उसने यह भी समझा कि केवल अपने ज्ञान पर निर्भर रहना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि अपने आसपास के लोगों की राय भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। उसके बाद जब भी राज्य में कोई समस्या आई, नाई की पत्नी ने अपने पति और दरबारियों के साथ मिलकर समाधान निकाला। उन्होंने मिलकर समस्याओं का सामना किया और राज्य में शांति और समृद्धि बनाए रखी। नाग आगे कहता है, प्रिय, नाई की पत्नी ने यह साबित किया कि बुद्धिमानी के साथ साथ विनम्रता और सहयोग भी जीवन में बहुत जरूरी है।
अहंकार इंसान को केवल पतन की ओर ले जाता है, लेकिन जब इंसान अपनी गलतियों से सीखता है तो वह फिर से अपने रास्ते पर लौट सकता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे हम कितने भी चतुर या बुद्धिमान क्यों न हो, अहंकार हमें हमेशा नुकसान पहुंचाता है। सही निर्णय लेने के लिए हमें दूसरों की सलाह और सहयोग की जरूरत होती है। विनम्रता और सहयोग जीवन की सबसे बड़ी ताकतें हैं, जिन्हें अपनाने वाला सच्ची सफलता प्राप्त करता है। नाग अपनी पत्नी नागिन की ओर देखकर बोला, प्रिय, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपनी बुद्धि पर घमंड नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा दूसरों की राय और सहयोग को महत्व देना चाहिए, तभी हम सही रास्ते पर चल सकते हैं। प्रिय दर्शकों, इस कहानी के विषय में आपके क्या विचार हैं? कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में प्रस्तुत करें। आशा करते हैं कि आपको यह कथा अवश्य पसंद आई होगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल ज्ञान गंगा को अवश्य सब्सक्राइब करें। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें ताकि उन्हें भी इस विषय में पता चल सके। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। बाकी मित्रों, इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। जय श्री राम।